बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और अफगानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के बाद अफगान जेलों से रिहा होने वाले टीटीपी के लोगों के हवाले से सवाल उठाए जा रहे थे। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का एक बड़ा ही अहम बयान सामने आया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक इंटरव्यू के दौरान ही कहा है कि अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस ना होने का वादा करे और पाकिस्तान के आइन को तस्लीम कर ले तो पाकिस्तान इन्हें मुआफ़ी देने पर गौर करने के लिए तैयार है। अफगान जेलों से टीटीपी के कैदियों की रिहाई से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि ऐसे अनासर की रिहाई की खबरों पर काफ़ी तशवीश है, लेकिन तालिबान की जानिब से अपनी सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने का ऐलान भी खुशाइंद है। वाज़ेह है कि इससे सदर मुमलिकत इस बारे में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से भी एक ऐसा ही बयान जो है वो पहले सामने आ चुका है, जिसमें उनका कहना था कि हुकूमत कालदम टीटीपी के उन अफराद को एमनेस्टी देने का सोच सकती है जो हथियार डालकर पाकिस्तानी आइन को तस्लीम करें और वो जराइम में मुलव्विस ना हो। पाकिस्तान की जानिब से ऐसी पेशकश अपनी जगह, दूसरी जानिब अफगान तालिबान ये यकीन दहानी करवा चुके हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, जबकि अफगानिस्तान के वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद अपने एक बयान में कह चुके हैं कि टीटीपी का मामला अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। अब इसमें काबिल गौर बात यह है कि अगर पिछले 1-1.5 महीने का डेटा उठाकर देख लिया जाए तो तकरीबन 25 से ज़ायद जवान मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में शहीद हो चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ने के बाद और बेशुमार कामयाबियां हासिल करने के बाद जब बड़ी मुश्किल से सारी कौम इकट्ठी हुई और उन दहशतगर्दों से लड़ने के लिए तैयार हुई, हज़ारों जानें इस जंग में दी गई, ऐसे में टीटीपी जैसी कालदम दहशतगर्द तंजीम को मुआफ़ी की ऐसी पेशकश किस तौर जो है वो मुनासिब है, क्योंकि अब तक सारी कौम को बताया जाता रहा है कि जी टीटीपी जो है और टीटीपी जैसी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं रॉ और एनडीएस जैसी भारतीय एजेंसियों से पैसे लेकर पाकिस्तान पर हमले करती रही हैं, तो हम इन दहशतगर्द तंजीमों को मुआफ़ी की पेशकश क्यों और कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा अहम सवाल। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ा ही इसकी बड़ी अहमियत है इस बयान की, और इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है जो कि मैंने सवाल छोड़ा कि हमें ये बताया जाता रहा है कि ये इस तरह की जो तंजीमें हैं ये भारत की ईमा पर या भारत की एजेंसी की ईमा पर या एनडीएस जैसी एजेंसी की ईमा के ऊपर जो है वो तमाम कार्रवाइयाँ करती रही हैं, और हमारे यहाँ कितने बेगुनाह लोग जो हैं इनकी कार्रवाइयों की वजह से शहीद हो चुके हैं। तो अभी इस वक्त कैसे एकदम से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि उनसे बात हो सकती है और अगर वो हथियार फेंक दें तो मुआफ़ी के बारे में भी सोचा जा सकता है? ब्रिगेडियर साहब आवाज़ आ रही है आपको? सही। ब्रिगेडियर साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं जी। वज़ीर ख़ारजा की तरफ से एक बड़ा अहम बयान जिसको एक तरह से तनकीद का निशाना अगर हम कहें तो वो भी बनाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बयान उनका सामने आया, वो ये कि दहशतगर्दी में मुलव्विस ना होने का वादा अगर टीटीपी की जानिब से किया जाता है तो मुआफ़ी पर गौर किया जा सकता है। और ये सिर्फ वज़ीर ख़ारजा नहीं बल्कि इससे पहले हम आपको बताते चलें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब भी इस तरह की बात जो है वो कर चुके हैं। और हमें पता है कि टीटीपी जैसी जो तंजीम है, और इस नाम से हम बहुत वाकिफ़ हैं क्योंकि हमारे ऊपर वो जो एक दौर गुजरा है टीटीपी की कार्रवाइयाँ जिसमें होती थी, जिसमें बेगुनाह लोगों की जान जाती थी, तो इसलिए हम बहुत फेमिलियर हैं इस नाम से, इस टीटीपी से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। और हम जिस तरीके से फेमिलियर हैं और जिस तरह के जज्बात हैं हमारे टीटीपी के हवाले से, अब एकदम से अगर इस तरह की बात की जाती है, और फिर ऑब्वियसली हिस्ट्री है, हमें कुछ चीज़ें टीटीपी के बारे में ऑफिशियली गवर्नमेंट जो है वो बताती रही है कि किस तरीके से टीटीपी जो है वो कार्रवाइयाँ करता है, किसके ईमा पर करता है, कौन इसमें मुलव्वस होता है, किस तरह बेगुनाह लोगों की जो है वो जान ली जाती है, किस तरह मुल्क काम तबाह करने की कोशिश की जाती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। हाँ ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि वज़ीर ख़ारजा की जानिब से एक बड़ा अहम बयान सामने आया, टीटीपी आइन को तस्लीम कर ले और दहशतगर्दी में मुलव्विस ना होने का वादा करे तो माफ़ी पर गौर किया जा सकता है। इससे पहले सदर मुमलिकत भी ये बात कर चुके हैं। मुझे ये बताइएगा कि एकदम से अचानक इस तरह के बयानात क्यों आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि एक ओवरऑल हिकमत अमली में चेंज आया है रियासत की और रियासत के इदारों की, एंड ऑफ कोर्स सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप। अगर फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की है
वो ये कि देखें बस बहुत होगी ना। अब इतने सालों से जब अमेरिका यहाँ से निकल गया, वॉर टेरर खत्म हो गई, फॉरेन फोर्सेस अफगानिस्तान से जा चुकी हैं, अफगान तालिबान ने आम माफी का उधर भी ऐलान कर दिया, और पाकिस्तान में अब कोई फॉरेन बेसिस नहीं रहे जिसमें माजी में थे। तो तहरीक तालिबान के पास भी अब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो अपने ये हमले जो है पाकिस्तान में जारी रखें। और दूसरी बात ये है कि देखें हम कब तक ये मामला आगे लेके चलते रहेंगे। जब जंग ही खत्म हो गई तो हम क्यों जंग रखे पाकिस्तान में। मैं तो कहता हूँ जो बलोचिस्तान के मिसगाइडेड यूथ ब्रिगेडियर साहब, ये चीज इतनी ही सिंपल है जितनी आप बयान कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता और हमें भी पता है कि हमें बताया जाता रहा है कि ये जो टीटीपी या जैसी जो तंजीमें हैं ये रॉ के इमा पर या फिर एनडीएस जैसी तंजीमों के इमा के ऊपर यहाँ पर कार्रवाइयाँ करती रही हैं और बेशुमार लोगों ने अपनी जान जो है वो इसमें गंवाई है। तो आपको लगता है कि जो इस तरह की जो ममालिक के या फिर इस तरह की एजेंसियों के आलाकार रही हों तंजीमें, उनसे इस तरह की बात की भी जा सकती है, उसके बारे में सोचा भी जा सकता है? देखिए, पहली बात ये कि अफगानिस्तान में एनडीएस जो है वो कोलैप्स कर गई है। रॉ के जितने वहां पे बेसिस थे, खासकर कंधार और पाकिस्तान, ये ईस्टर्न अफगानिस्तान में बॉर्डरिंग पाकिस्तान, वो रॉ के जो है वो वहां से उनके खिलाफ तकरीबन हो चुका है। टीटीपी के जो बेसिस है और दाइश के, उन पे अफगान तालिबान उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अब शुरू हो चुकी है। कल ही आपने देखा है कि एक पूरा ट्रक लोडेड विद वेपन्स एंड एमुनिशन तालिबान ने पकड़ा और वो चमन के रास्ते पाकिस्तान आ रहा था बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। तो तालिबान ने भी वहां पे कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। यहाँ पाकिस्तान की फौज जो है वो भी आप देखें कि ये जो वाकयात होते हैं वो भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा पॉइंट कहने का ये है, टीटीपी को अब ये मालूम हो गया है कि रॉ और एनडीएस की जब सिर्फ बाकियाती आप समझे सपोर्ट के हवाले से, तो अब वो एक तरफ से वो तालिबान में सैंडविच्ड है और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साइड पे पाकिस्तान आर्मी है। लिहाजा उनके लिए भी सस्टेन करना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमने माजी में जो बलोच फरारी थे पहाड़ों से 3-4 साल पहले, उनके लिए माफी का ऐलान किया था। जो मिसगाइडेड लोग थे उन्होंने अपने हथियार डाले और वो अपनी मेन स्ट्रीम में शामिल हो गए। इसी तरह सवात का ऑपरेशन के बाद आपको याद है तहरीक तालिबान के यही लोग थे, अपना ये तालिबान काफी जो थे वो तो बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, लेकिन जो रह गए थे वो उन्होंने हथियार डाले। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो आप बयान कर रहे हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। उन्होंने हथियार डाल दिए थे, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है। यहाँ पर इस तरह की अभी कोई चीज़ नहीं हुई, उन्होंने कोई हथियार नहीं डाले। और आई डोंट नो कि वो इस तरीके से सोचते हैं या नहीं सोचते जिस तरह की आप बयान कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में 25 जवानों ने जो है वो जान गंवाई अपनी। हमारे इजाजत है मुझे। जी जी, उनमें भी कोई एलिमेंट्स होंगे जो लड़ के उनको टीटीपी को कोई फायदा नहीं हुआ। वो सेंटर था दहशतगर्दी का ऑपरेशन 10 नवंबर में वो खत्म हो गए, लोग को मारे गए, भागे गए, क्योंकि अब ये सोचना चाहिए कि ये जो मामला चल रहे हैं सालों तक हम लोग करते रहेंगे और जंग तरीके तो खत्म हो गई है। और हाँ, मैं आपकी बात मानता हूँ कि जो उनमें से ये जो भी अब गवर्नमेंट ऐलान करेगी, अगर वो उस पर बिलीव नहीं करते हैं और एग्री नहीं करते हैं और वो अपनी हमले जारी रखते हैं, तो जारी बात है उनके खिलाफ तो लड़ाई होगी, उनका तो मुकाबला होगा। लेकिन हो सकता है काफी तादाद जो है वो कहें जनाब हम बद तंग आ गए, हमारा अब यहाँ पे मुस्तकबिल तारीख है, वो दशा खत्म होगी, अमरीकी यहाँ से चले गए। देखिए तहरीक तालिबान क्यों आया था वजूद, वो इसलिए आया था कि जब जनरल मुशर्रफ के दौर में 2006 में, अगर आपको याद हो, जब यहाँ पे अमेरिका को बॉर्डर टेरर में हमने अमेरिका का साथ दिया और तालिबान और ये तमाम लोगों के खिलाफ हमले हुए, पाकिस्तान से ड्रोन स्ट्राइक और ये तमाम चीजें, तो उस वक्त जारी बात है ये लोग हैं, इन्होंने बगावत की रियासत के खिलाफ और फौज के खिलाफ। अब वो सूरत नहीं रही है। मैं तो एक हद तक आगे जाने को तैयार हूं। यानी जी कंप्लीट कर लीजिए अपना जुमला ब्रिगेडियर साहब।
ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल वो जो कह रहे थे उनके मुताबिक तो ये जो हिकमत अमली है ये शायद दुरुस्त हिकमत अमली है और कितना इस पर आगे जो है वो लड़ा जा सकता है, और उनका ये भी मानना है कि शायद टीटीपी में कुछ ऐसे नासिर होंगे जो लड़ के थक गए होंगे। लेकिन बहरहाल नुक्ता ये है कि ये भी कहा जाता है और मेरे ख्याल में किसी हद तक सही बात भी है कि अगर इस तरह का कोई फैसला लेना है तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स यकीनन शहदा के लवाकीन हैं, उनको जो है अपने साथ रखते हुए या ऑन बोर्ड लेते हुए इस तरह को कोई फैसला अगर किया जा सकता है तो किया जा सकता है और रियासत उनको एतमाद में ले और उनको ऑन बोर्ड ले और फिर इस तरह के किसी फैसले की तरफ जो है वो सोचा जा सकता है। एक छोटा सा क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। इंस्टाग्राम को समाजी मीडिया का मुज़र तरीन प्लेटफॉर्म करार दिया जाता है। इंस्टाग्राम पर इल्ज़ाम यह है जी कि यह प्लेटफॉर्म नौजवानों में एहसास कमतरी, तफाकुर और ज़हनी इंतशार जैसे नफ्सियाती मसाइल का सबब बन रहा है। अब ये इल्ज़ाम हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि मकबूल सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम के हवाले से उसकी मालिक कंपनी फेसबुक ने एक बड़ा एतराफ़ कर लिया है। फेसबुक की जानिब से ये तस्लीम कर लिया गया है कि इंस्टाग्राम लड़कियों को बड़ी तादाद में नफ्सियाती मरीज बना रहा है। समाजी राब्तों का प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम बिलखसूस नौमर लड़कियों के दिमाग पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है और इस हवाले से वजह यह बताई गई है कि इंस्टाग्राम में जिस्मानी कदोहाल और चेहरे पर जोर दिया जाता है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म बॉडी इमेज और ज़ाहरी शबाहत पर जोर देते हुए लड़कियों को दिमागी और नफ्सियाती मरीज बना रहा है। इस हवाले से करवाई जाने वाली तहकीक में इंकशाफ हुआ जी कि बरतानिया में 13% जबकि अमेरिका में 6% लड़कियों ने इकरार किया कि इन्हें इंस्टाग्राम देखने के बाद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का ख्याल आया और उसकी वजह ये करार दी कि वो अपनी ज़ाहरी और जिस्मानी शबाहत से गैर मुतमईन है। रिपोर्ट ये बताती हमें कि इंस्टाग्राम से वाबस्ता होने के बाद मजमूई तौर पर हर 3 में से एक नौमर लड़की इस हवाले से गैर मुतमईन है। इंस्टाग्राम से मुताल्लिक इन मनफी तजर्बात के हवाले से फेसबुक के सरबराह मार्क ज़करबर्ग को भी आगाह किया गया है। माजी में इस हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से ये बताया गया था कि नौमर लड़कियां अपना मुवाजना दूसरों से करती हैं। अगर कोई भी दूसरा फर्द किसी कीमती चीज़ या दौलत की नुमाइश करता है तो देखने वाला इससे अपना मुवाजना करना लगता है और फिर यही मुवाजना उनके उदास रहने की एक बड़ी वजह बन जाता है। लड़कियां जो हैं वो अपनी रंगत, कद, चेहरे, जिसामत और दीगर कैफियत के मामले में बहुत हसास होती हैं, इसलिए खूबसूरती के मयार बरकरार रखने के लिए अपनी तस्वीर मुख्तलिफ फ़िल्टर्स से गुजारती हैं। एक हालिया सर्वे के मुताबिक 1/3 लड़कियां और नौजवान ख़वातीन इस वक्त तक अपनी सेल्फी ऑनलाइन पोस्ट नहीं करती जब तक कि वो फ़िल्टर इस्तेमाल करके अपनी शक्ल को तब्दील न कर लें। सर्वे में यह भी बताया गया है कि 11 से 21 साल की उम्र की तकरीबन 40% लड़कियों ने इस बात पर गुस्से का इजहार किया कि वो हकीकी ज़िंदगी में वैसा नजर नहीं आ सकती हैं जैसा वो ऑनलाइन दिखती हैं। इसी वजह से वो जहनी परेशानी, जहनी दबाव, नींद की कमी और एहसास कमतरी में मुब्तला होकर अकेलेपन का शिकार हो जाती हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों में सोशल मीडिया से मुतासर और डिप्रेशन में मुब्तला होने का खतरा दुगना होता है क्योंकि वो एक तरफ इन मसाइल का सामना कर रही होती हैं तो दूसरी तरफ उन्हें ऑनलाइन हिरासा भी किया जा रहा होता है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी माइंड साइंस एक्सपर्ट अरूज मोइज साहिबा। बहुत शुक्रिया अरूज प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अरूज, ये फेसबुक की जानिब से अब ये बाकायदा तस्लीम कर लिया गया है कि इंस्टाग्राम लड़कियों को बड़ी तादाद में जो है वो नफ्सियाती मरीज बना रहा है। माजी में इंस्टाग्राम को जो है वो समाजी मीडिया का मुज़र तरीन प्लेटफॉर्म करार दिया गया था। पाकिस्तान में तो बल्कि इस पर ज़्यादा बात नहीं होती। मुझे बताएगा कि अब जब ये खुलकर चीज़ सामने आ गई है तो क्या समझती हैं कितना मसला ये बड़ा है और कितना संजीदा है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, जब इंसान के अंदर डिप्रेशन या इंसान के अंदर स्ट्रेस कब पैदा होता है कि जब आप किसी को किसी से कंपेयर करते हैं। अगर आप बचपन से भी ले छोटे बच्चे को, अगर उसके माँ बाप उसको अपने बड़े भाई या छोटी बहन से कंपेयर करेंगे किसी को, तो वो शख्स, वो बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इसी तरह जब ये सोशल मीडिया का इतना जब रुझान बढ़ गया है जहाँ पे हमें कोई लिमिटेशन ही नहीं है, वहां पे क्या होता है कि अब हर एक ऐसा शख्स जिसका जहन या तो पूरी तरह बना नहीं है, मेच्योर नहीं है या उसका एक्सपोजर नहीं हुआ है दुनिया के अंदर, वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है उस शख्स से जिसका एक्सपोजर हुआ है या उसकी लाइफ से। वो समझ रहे मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। सो द कंपैरिजन बिटवीन अ गुड, समथिंग नॉर्मल एंड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ अ रिफ्ट बिटवीन इन द माइंड एंड इन द टीनेजर्स। अच्छा, टीनेजर करके वो एज होती है जहाँ पे आप दोस्त बना रहे होते हो, पॉपुलर होना चाहते हैं। अब इंस्टाग्राम के अंदर आप सिर्फ इस वजह से पॉपुलर माने जाते हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं और कितने लाइक्स आते हैं और कितने शेयर्स होते हैं आपके। तो द मोर फॉलोअर्स यू हैव, दैट मीन्स यू आर मोर पॉपुलर।
लेकिन वो चीज को नहीं दिखाता कि मोर फॉलोअर्स का मतलब ये नहीं है कि आप लोनली नहीं है, आप अकेले नहीं है। तो वो शख्स जो घर में अपनी जिंदगी में रियल लाइफ में अकेला होता है, उसके जहन में परसेप्शन होता है इस शख्स के 1 मिलियन फॉलोअर्स है, दैट मीन्स वो अकेला नहीं और मैं अकेला हूँ, तो वो अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से दूर होता जाता है। सेकेंडली, कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे नॉर्मल मीडिया हो, कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, अगर उसके लिए जहन तैयार ना हो और वो जल्दी आ जाए, तो अक्सर उसके जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, बिकॉज द माइंड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। सो दैट इज द रीजन, वन ऑफ द रीजन। एक तो वही है, बंदर के हाथ में वाली बात है, ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया एप्स के जहाँ फायदे होते हैं वहाँ पर उनके मनफी जो है वो असरात भी होते हैं, उनके कुछ मनफी पहलू भी होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली मैं आपसे जानना चाहूँगी अरूज कि ये जो इंस्टाग्राम के हवाले से स्पेसिफिकली बात हुई है, ये इंस्टाग्राम के हवाले से ही क्यों हुई है और ये लड़कियों पे खास तौर पर क्यों, लड़कियों को ही ज़्यादा मुतासर क्यों कर रही है? अच्छा देखें, आप ये देखें कि इंसान जो हम एज ए ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हुए हैं, जब टीवी नहीं था तो हम बहुत ऑडिटरी हुआ करते थे, चीजों को सुनते थे या कैनेस्थेटिक फील करते थे। हमारी तीन कहते हैं उसको, जिस तरह हम देखते हैं सुनते हैं, हमारे सेंसेस हैं। अब जिस तरह मीडिया इतना आगे बढ़ा है, फॉर एग्जांपल टेलीविजन और सोशल मीडिया व्हाट्सएवर, तो हमारा विजुअल सेंस बहुत काम करता है, देखने का सेंस। इसीलिए सारी एड्स एजेंसी हैं या इंस्टाग्राम भी है, वो सारे कलर्स यूज करते हैं, ब्राइट कलर्स। तो व्हाई इंस्टाग्राम इज क्रिएटिंग मोर ऑफ अ प्रॉब्लम इज बिकॉज इट्स अ विजुअल एविडेंस फॉर समवन कि वो अपने आप को कंपेयर कर सके। अब मैं एक जाऊँ, एक बड़ी सी स्टोरी में इंस्टाग्राम पे लिख दूं, एक बड़ा सा ब्लॉग लिख लूं, उसको अगर कोई पढ़ेगा तो अपने लिहाज से विजुअलाइज करेगा, इमेजिन करेगा। लेकिन जब इंस्टाग्राम पे जाके कोई तस्वीर देखता है तो उसके लिए वो एक इंस्टेंट एविडेंस है, यार उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, उसके पीछे स्टोरी क्या है, उसके पीछे क्या है, एयर ब्रश्ड है। And secondly, the ad agencies. Secondly, the people who are putting ads on it or trying to gain followers. और वो बच्चे जो उनको देख रहे हैं, उनको ये नहीं पता, more than 90% of the pictures are airbrushed. वो एयरब्रश पिक्चर्स होती है, वो फिल्टर्ड पिक्चर्स होती हैं। लेकिन हमें लगता है यार उसके इतने फॉलोअर्स है, उसने फिल्टर यूज नहीं किया होगा, लेकिन मुझे फॉलोअर्स यूज करने के लिए इतना खूबसूरत लगना जरूरी है। तो ये सारी चीज आती है, स्टार्ट जो होती है फर्स्ट कंपेरिजन पे, एंड सेकंड जो आपको मिलता है इंस्टाग्राम, व्हाई इंस्टाग्राम इज ऑन वन ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट इज बिकॉज ऑफ द विजुअल एविडेंस। सही, और इंस्टाग्राम के फिल्टर्स भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, आपको एकदम इतना खूबसूरत बना देते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया ऐप्स का जो इस्तेमाल है, जाहिर सी बात है अरूज, इस दौर के अंदर रहते हुए, इस ज़माने में रहते हुए उसका तर्क तो नहीं किया जा सकता, उसको इस्तेमाल करना तो नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन इसके मनफी असरात से किस तरीके से जो है वो बचा जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़रा पॉजिटिव चीज़ें जो हैं उसमें से निकालें और ज़रा मनफी असरात से दूर रहें, किस तरह से मुमकिन है? अच्छा, इसके लिए सबसे बड़ा काम तो आप लोग कर रहे हैं कि आप लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज द मोर यू विल टॉक द मोर द किड्स विल गेट अवेयर कि वो अकेले नहीं है इस जगह। सेकेंडली, माँ बाप को इक्विप्ड होना पड़ेगा। होता है कि सोशल मीडिया तो आ रहा है, बट पेरेंट्स आर नॉट दैट इक्विप्ड टू यूज इट। फेसबुक हर कोई यूज कर रहा है, बट इंस्टाग्राम इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो इसमें पिक्चर चढ़ानी है, तो आपने कहीं आप खड़े हैं तो आपने अपनी साई की तस्वीर ले ली। तीसरी चीज ये है कि एजुकेशन ऑन द सोशल मीडिया, कि एजुकेशन किस तरह के आप जो सोशल टॉपिक्स होते हैं उन पर बात करें, और हमें पता होना चाहिए ये एक सोशल टॉपिक है। इसी तरह बॉडी इमेज का एक टॉपिक है, इसी तरह रंग का एक टॉपिक है, इसी तरह जेंडर इक्वालिटी का एक टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक्स पे अगर हम अपने अपने मुल्कों में उसको ज्यादा शेयर करें, उसके बारे में ज्यादा बात करें, एंड पीपल शुड कम अप विद रियल एग्जांपल्स, so then I think that would be more guide it would be a better guidance for the people. And definitely Instagram as it itself, वो हर एक बंदे को तो चेक नहीं कर सकता, बट द पीपल हु आर पोस्टिंग एंड हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, इवन पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज, इवन सेलिब्रिटीज फ्रॉम अब्रॉड, शुड बी रिस्पॉन्सिबल बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अरूज, एक और चीज़ यहाँ ड्रॉबैक अगर मैं कहूँ, ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है इस वक्त सोशल मीडिया का, कि हम ये देख रहे हैं कि हमें रियलिटी से बिल्कुल काटता चला जा रहा है सोशल मीडिया। अब एक छोटी सी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर किसी के घर में कोई फंक्शन है, किसी ने कोई खुशी मनानी है, मैं आपको बताऊँ 90% उस बंदे के जहन में ये चीज़ होती है कि उसने चीज़ को इस तरीके से प्लान करना है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंटेबल हो। मतलब उस वक्त की जो खुशी है, जो एहसास है, जो फील है, उसको लेने की बजाय तस्वीरें और वीडियोस बनाने का एक सिलसिला होता है, और उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त होनी चाहिए, और वो फील, वो एहसास, सब चीज़ तो रियलिटी से हमें काटता जा रहा है सोशल मीडिया।
कहते हैं ना कोई जगह आजकल रेस्टोरेंट में बड़ा शुरू किया हुआ है, ये घर तो आप छोड़े, रेस्टोरेंट के अंदर भी उन्होंने एक वॉल बनाई होती है, तो कहते हैं इंस्टाग्रामेबल या इंस्टा वर्दी ये रेस्टोरेंट है, जहाँ पे जाके आपने पिक्चर खिंचाई एंड यू लुक रियली नाइस. इट इज गुड फॉर अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट आप देखें हर कोई अपने आप को सेल कर रहा है, एवरीबडी वांट्स मोर फॉलोअर्स, एंड यस इट हैज टेकन अस अवे. हमें जब अब उसी फेसबुक की रिसर्च, जब मुझे ये टॉपिक आया तो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट द आर्टिकल एज वेल, और पहले भी पढ़ा था कि एक साथ इतने सारे लोगों को अगर आपने ये आजादी दे दी कि एक दूसरे से कनेक्ट हो, बिकॉज द आइडिया इज टू ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर. वो क्लोजर तो आया, बट पीपल डिड नॉट हैव द कैपेसिटी टू रिटेन इट. कि इतने सारे लोग जब वापस आ गए तो उसके बाद कंपैरिजन, अपनी लाइफ को शो ऑफ करना, अच्छा जो चीज नहीं है उसको देखना. मैंने कितनी सारी लड़कियों को यहाँ पे देखा है कि अगर उनके पास एक एलवी का या प्राडा का बैग नहीं है तो वो फेक बैग लेके लगाएंगी, वो पुराना बैग लेके लगाएंगी, लेकिन वो लगाएंगी जरूर कि मेरे पास एलवी का बैग है. So the reason that they are trying to be someone is taking you away for you what you could be. कि मैं कुछ हो सकती थी लेकिन वो मैं नहीं हो रही, लेकिन मैं वो बन रही हूँ जो खुद कोई दूसरा है. तो ये सारी जो चीजें, बहुत शुक्रिया जी. अरूज मोइज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, माइंड साइंस एक्सपर्ट. मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी पर्सनल राय इस हवाले से वो यही है कि मेरे ख्याल में सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी जो सेंसेस है ना उनको ज़रा जागते हुए रखना है, और हमें इस चीज़ का पूरा अदराक रखना है कि जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं वो 100% सच नहीं है. उसके पीछे जो है वो 70, 80, 90% तक जो है वो झूठ हो सकता है. एक बंदा जो इतने सारे लोगों के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है वो अपनी असल ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला भी हो सकता है. एक बंदा जो आपको इतना खूबसूरत लग रहा है वो असल में देखने में इतना खूबसूरत नहीं हो सकता, बिकॉज 100 तरह के फिल्टर्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है. तो ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो आप देख रहे हैं वो 100% सच और सही नहीं है. और उसके साथ फिर जो है वो आप सोशल मीडिया को यूज़ कीजिए. एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ. बच्चों को तालीम देने वाले निजी स्कूल अब बदमाशी के अड्डे बन चुके हैं. कराची शहर में सफोरा चौरंगी के करीब निजी स्कूल स्मार्ट स्कूल की इंतजामिया ने बच्चों की फीस लेट होने पर वालिदैन को तशद्दुद का निशाना बनाया. ताज़ा तरीन पेश आने वाले वाक़े के मुताबिक वालिद ने अपनी 5वीं जमात की बेटी की बंद स्कूल की फीस जो है वो जमा करवा दी थी. सिर्फ जारी जो महीना है सितंबर का उसकी फीस बाकी थी. वालिद ने दरख्वास्त दी हुई थी कि मैं फीस 15 सितंबर तक जमा करवा दूंगा. फिर भी इनकी बेटी को ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसे पूरा दिन क्लास के बाहर खड़ा रखा गया. वालिद के पूछने पर इन्हें अकाउंट्स ऑफिस भेज दिया गया, जहां स्कूल मालिक ने गुंडों के जरिए बच्ची के वालिद को तशद्दुद का निशाना बनाया, ज़बरदस्ती किया, बच्ची को धक्के दिए और जब अपनी बच्ची को लेकर बाहर आए तो ये वीडियो बनाया. स्कूल है, इसकी मैनेजमेंट है. आज मुझे इतना मारा यहाँ पे. आज 15 तारीख है. ये पेरेंट्स है, प्लीज काइंडली आप ये बता देंगे मुझे मारा है या नहीं मारा है. इसकी कंप्लेंट बड़ों को करनी चाहिए. ठीक है सर, प्लीज बताएंगे आप मुझे मारा है. आप लोग के सामने मुझे मेरे बच्चों के साथ मारा है. ये तरीका नहीं होता जिस तरह उन्होंने बिहेव किया है. इस तरह से बिहेव किया है. मुझे आप भी सब खड़े हुए स्मार्ट स्कूल है, मुझे मार के तशद्दुद करके स्कूल से निकाला है. लोकेशन बताएं कौन सी वाली ब्रांच है. तो आप सब गवाह विटनेस हैं. 3 दिन पहले मेरी बच्ची को कमरे में भी बंद कर दिया. अकेले उसको बिठा के रखा, ना लंच दिया ना पानी दिया उसको. इस गर्मी में, इस हाल में इसका ये हाल कर दिया. बच्चों को कमरे में बंद कर देते हैं, क्लास से बाहर निकाल देते हैं. वो क्या रहा है. खैर, वीडियो वायरल होने के बावजूद अभी तक हम देख रहे हैं कि स्मार्ट स्कूल के खिलाफ कोई अमली एक्शन जो है वो नहीं किया गया. वालिदैन सहम गए हैं कि अब बंद स्कूलों की फीस वसूल करने के लिए गुंडागर्द नासर को हायर किया जा रहा है, जो बच्चों और वालिदैन को शदीद ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं. महकमा तालीम समेत सिंध पुलिस और दीगर तमाम इदारे खामोश हैं. जब वीडियो वायरल हुई तो आज शाम को महकमा तालीम के लोग वहाँ पर पहुँचे तो क्या हुआ ये भी देखिएगा. सर कहाँ से आए हैं आप? डायरेक्टरेट से आए हैं हम लोग. और स्कूल वाले जो हैं, मतलब मैं आई एम बीइंग ऑफिशियल, बार बार अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, पूछ के आते हैं, मिल के आते हैं. मतलब तो मैंने बताया कि मैं ऑफिशियली आया हूँ और अपनी कंप्लेन मिनिस्टर साहब तक गई है. और आप देखें रवैया इनका, अंदाज़ा हो रहा है मुझे यहाँ पे कि स्कूल नहीं चल रहा ना तो जेल चल रहा है. ये पेरेंट्स खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा आया हूँ, सेकंड टाइम है. आपके साथ कल वाक़या हुआ है, उसी की हम इंक्वायरी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं. 2 साथी हमारे पीछे हैं, वो भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, इंशाल्लाह आ जाएंगे. लेकिन ये मुझे अफसोस हो रहा है कि इस तरह के स्कूल यहाँ चल रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं. तो क्या हो रहा है अंदर, क्या
डायरेक्टोरेट प्राइवेट स्कूल्स की तहकीकाती टीम को भी स्कूल के बाहर हम देख रहे हैं कि खड़ा रखा गया। तहकीकाती टीम को स्कूल इंतजामिया ने जवाब देना तक गवारा नहीं किया। बड़ी मुश्किल से इंतजामिया का मौक़िफ़ लेने में टीम कामयाब हुई तो अब तहकीकाती टीम 3 दिन तक अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। मगर क्या स्कूल की इंतजामिया इतनी ताकतवर है कि महकमा तालीम की टीम के दौरे के बाद भी स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी और जो सलूक उनके साथ हुआ है उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या वालिदैन निजी स्कूल की फीस इसलिए जमा करवाते हैं कि उनके साथ बदसलूकी जो है वो की जाए? बहरहाल सैयद अतर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई है और हमने आपको दिखाई है, और यही वो वालिद हैं जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया है स्कूल इंतजामिया ने। बहुत शुक्रिया सैयद अतर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइए कि ये वाक़या कैसे पेश आया, मतलब यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची कि उनको आपके ऊपर हाथ उठाना पड़ गया? जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल जी। असल में वाक़या ये है कि जब मैं बच्ची को लेने दोपहर तकरीबन 12:30 बजे स्कूल पहुंचा हूं, तो वहाँ पे मेरे बच्ची रोती हुई आई और उसने मुझे कहा कि बाबा मुझे आज पूरा दिन खड़ा रखा और इवन के मुझे लंच भी नहीं करने दिया। तो जाहिर सी मैं फ़ादर हूँ बच्ची का, मुझे परेशानी हुई तो मैं सीधा बच्ची को लेके वाइस प्रिंसिपल के रूम में गया। तो वाइस प्रिंसिपल वहाँ एक लेडी हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने स्ट्रेट अवे हाथ के इशारे से मुझे कहा कि आप यहाँ से निकलें और दूसरा अकाउंट एक सेक्शन है वहाँ जाके बात करें। तो जब मैं अकाउंट सेक्शन में गया तो वहाँ 2 आदमी पहले से बैठे हुए थे और एक लेडी साइड पे बैठी थी। तो स्ट्रेट अवे मैंने लेडी से पूछा, जमा नहीं कराएंगे आपकी वाइस प्रिंसिपल से बात भी नहीं हो सकती, मतलब वो बात ही नहीं करना चाहती आपसे क्योंकि आपने फीस जमा नहीं कराई, राइट? जी अच्छा जी जी। जब मैं अकाउंट सेक्शन बकुलों के जो था तो मैंने लेडी को कहा मैंने ऑलरेडी दरख्वास्त दी हुई है कि मैं 15 के बाद हमेशा फीस जमा कराता हूँ। ठीक है। तो और आपके पास दरख्वास्त भी है, अप्रूव भी है, सब कुछ जो है मेरी करंट मंथ की फीस है, कोई पिछले कोई बैलेंस नहीं है। तो उस पे साइड पे जो 2 लोग बैठे थे उसमें से उन्होंने, मैं उनका लहजा अपनाता हूँ आपके सामने, उन्होंने कहा ओ निकलो यहाँ से, ये हमारा स्कूल है, हम 7 तारीख के बाद किसी से कोई पैसा लेट चार्जेस के हिसाब से लेंगे और बच्चों के साथ यही करेंगे। तो मैंने उनसे स्ट्रेट अवे कहा कि ये आप कौन है? तो उन्होंने कहा हम इस स्कूल का मालिक है। तो मैंने कहा पेरेंट्स से बात करने की तो तमीज़ सीखें। मेरा सिर्फ ये कहना था। उन्होंने वहाँ से उनके हाथ में जो चीज़ें थी वो उठा के मुझे पहले वहाँ से मारना शुरू करी। तो मैंने जब रूम में ये हालत देखी कि ये हालत है कि ये मारने मर जाने पर हैं, तो मैंने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा और बैग लेके मैं वापस पलटा। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला हूँ तो पीछे से इन 2 आदमियों ने, जो कि मुझे बाद में नाम बताए गए हैं, साद और फाहद, उन्होंने मुझे इतना मारा है कि मुझे मारा, मेरी बच्ची पे उनके लाते घूसे सब लगे। वहाँ दीगर पेरेंट्स थे, मैं वहाँ पे जाके जो एक जगह सीढ़ियाँ थी वहाँ पे गिर भी गया। फिर वहाँ पे 1-2 पेरेंट्स ने मुझे थोड़ा सहारा दिया। मैं इवन कि मुझे गेट से बड़ी मुश्किल से जान बचा के बाहर निकलना पड़ा। जब मैं बाहर निकला तो ये अभी मीडिया में मेरी एक वीडियो भी चल रही है जो मैंने बाहर निकल के बनाई। तो जब मैंने ये 2 ही मिनट की वीडियो बनाई थी तो फिर बाहर भी आ गए। इवन कि उन्होंने मेरी गाड़ी पे आके हमला किया। इवन उन्होंने कहा कि शीशे तोड़ देंगे। मुझे तो इस चीज़ की परेशानी है कि ये स्कूल अभी तक खुला कैसे है? इसको तो फौरन से पहले सील कर देना चाहिए। इतनी बदसलूकी और इतनी बदतमीजी आप कर रहे हैं तो आपने बच्चों को क्या सिखाना है? मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्यों अभी तक इनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं हो सकी? अभी भी जो है वो रिपोर्ट जमा कराई जाएगी, फिर होगा। हालांकि हमने देखा है डायरेक्टोरेट प्राइवेट स्कूल्स के साथ भी जो इन्होंने किया है, वहाँ पर जो लोग आए इंतजामिया की जानिब से, उनसे भी ये बात करने के मूड में नहीं थे। जी जी बिल्कुल। इन्होंने उसी टाइम कहा था मुझे कि जो आप कर सकते हो करो, हमारे हाथ इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हम इतने मजबूत हैं और हमारे पास इतना पैसा है कि हम हर जगह पैसा चलाएंगे और हमारे इतने ताल्लुकात हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हें भी जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को भी मार देंगे अगर इधर नजर आए। मुझे इन्होंने लाइफ थ्रेट्स तक दी हैं। आप मुझे बताएं तालीमी इदारों में हम बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं या ना कि उनको सजाएं दें और प्लस अब पेरेंट्स भी जाके वहां पे मार खाएं? ये कौन सा सिस्टम आ गया? मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ कि ये तालीमी इदारे हैं या एक तरह से दहशतगर्द के इदारे हैं। अच्छा, मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट की है मगर पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, बहुत अच्छा किया। आपको बिल्कुल हर फॉरम के ऊपर जो है वो इनकी रिपोर्ट करनी चाहिए थी। मुझे अब ये बताइए, क्योंकि इस वक्त आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, तो आपका मुतालबा क्या है? अब आप क्या चाहते हैं? जी जी, मेरा मुतालबा है जो अभी जो सिंध गवर्नमेंट के हैं, जैसे वजीर तालीम है, वजीर आला हैं, इवन के वफाकी वजीर तालीम जो हैं, इन सब से मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पे इस स्कूल को बंद किया जाए। क्योंकि बहुत ज्यादा ये बदमाशी आज से नहीं काफी अरसे से कर रहे हैं और मेरे साथ नहीं दीगर पेरेंट्स के साथ भी कर रहे हैं, जो कि मेरे पास अभी राब्ते में हो चुके हैं और वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो सब आने को तैयार हैं। प्लस आपको एक चीज बताता चलूं, ये फीस हर पेरेंट से मुख्तलिफ किस्म की फीसें ले रहे हैं और कैश इन हैंड लेते हैं। कोई इनका अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है और रख लेते हैं, फिर इनके पास से स्लिपें खो जाती हैं।
फिर इनके अकाउंट वाले बंदे चेंज हो जाते हैं, जो इनके बकौल इनके ही हमें मैसेज करते हैं कि वो हमारे पैसे लेके भाग गए, तो आप पिछले जो फीस वाउचर हैं वो हमें दे दें। वो हमसे लेते हैं, 2-3 महीने रखने के बाद लेट फीस के तौर पे वही दोबारा फीस लगा देते हैं। ये मैं आपके कैमरे के सामने एक चीज दे दूं, ये मेरे बच्चों की फीस के अपनी तरफ से भी बिल्कुल इंतजामिया को कहेंगे कि इनके खिलाफ जो है फौरन जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बार फिर से आपको बताएं कि कराची शहर में सफोरा चौरंगी के करीब ये दी स्मार्ट स्कूल की एक ब्रांच है, जहां पर ये गुंडागर्दी और बदमाशी चल रही है, जहां पर बच्चों को तो ज़हनी अजियत का शिकार किया ही जाता है, वालिदैन के साथ भी बदसलूकी इस तरह की जाती है। तो इंतजामिया को यकीनन हरकत में आना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।